इन्होंने ये प्रपोज किया था कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जो है that emits light in form of waves and it spreads in all possible directions. साथ में इन्होंने ये बताया कि जब भी कोई लाइट वेव किसी सरफेस पे आता है, whenever it approaches any surface, सरफेस का कोई भी शेप हो सकता है, तो जब भी कोई लाइट का वेव फ्रंट वहां तक पहुंचता है, then every point of that particular surface becomes new source of light, and new source of light spherical in shape होगा और वो फिर अपना वेव फ्रंट के थ्रू आगे प्रोपेगेट करते हैं। इन सोर्सेज को हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट या सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। हाइगन ने ये प्रपोज किया। उन्होंने ये बताया कि द डिस्टरबेंस जो है होता है वेव फ्रंट जो आगे ट्रेवल करने का तरीका होता है, वो जो न्यू सोर्सेज बने सेकेंडरी सोर्सेज, वो सारे सोर्सेज अपना वेव फ्रंट क्रिएट करते हैं और उनका जो कॉमन सरफेस होता है दैट प्रोपेगेट्स फर्दर, चाहे वो सेकेंडरी, चाहे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो, प्लेन वेव फ्रंट हो, हर एक केस में ऐसा ही होगा। ये कैसे काम करता है, एक एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट में इन्होंने ये बताया, हाइगन का प्रपोजल ये था कि लाइट वेव्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम एंड द मीडियम इज ईथर मीडियम एंड दैट इज द रीजन कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेरी हाई। इन्होंने रीजन ये बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ दिस ईथर मीडियम, लो डेंसिटी एंड हाई बल्क मॉडुलस। मगर लेटर ऑन दो साइंटिस्ट हुए माइकलसन एंड मोरले, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्प्रूव कर दिया एनी काइंड ऑफ ईथर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। उन्होंने लाइट को, हाँ, फिर हाइगन ने दूसरा पॉइंट बताया कि लाइट वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। फ्रेस्नेल ने जब एक्सपेरिमेंट किया, लाइट वेव को पास कराया उन क्रिस्टल से, देन पोलराइजेशन सामने आया। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि लाइट वेव जो है आफ्टर पासिंग थ्रू द क्रिस्टल्स दे वाइब्रेट इन सिंगल प्लेन। नॉर्मली लाइट वेव का वाइब्रेशन ऑल प्लेन्स में होता है, लेकिन जब स्पेसिफिक क्रिस्टल से आप पास करेंगे तो उसका वाइब्रेशन एक प्लेन में सीज हो जाता है, बाकी वाइब्रेशन खत्म हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जो आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज भी करते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए। और फ्रेस्नेल ने बताया कि अगर ऐसा है, पोलराइजेशन हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन नहीं होता बिकॉज उनका वाइब्रेशन ऑलरेडी एक ही प्लेन में होता है। दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर ट्रांसवर्स वेव। तो हाइगन ने, ये फ्रेस्नेल ने अगेन डिस्प्रूव कर दिया कि लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल मोशन। he proved that light wave is a transverse wave motion। और बाद में फ्रेस्नेल ने ही हाइगन्स वेव थ्योरी का ही यूज करके रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, पहले तो इन्होंने प्रूव किया कि लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव ड्यू टू पोलराइजेशन दिखा के ये प्रूव किया। और दूसरा पॉइंट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। Why light travels only in a straight line path? Rectilinear propagation. Fresnel only proved rectilinear propagation of light using Huygens wave theory. Huygens theory, after so many failures, it can be used to prove laws of reflection, refraction, mirror formula जो हम लोग पढ़ते हैं, lens formula, dispersion, interference. Most of the phenomena can be proved with the help of Huygens wave theory. फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में सोर्स और ये स्लिट है, सिंगल स्लिट। सोर्स और स्लिट के बीच का ये जो डिस्टेंस है d1, ये फाइनाइट रखा,
और फिर यहाँ स्क्रीन लगाया, जिसपे कि डिफ्रैक्शन फेनोमेना हम लोग देखते हैं। तो ये D1 और D2 दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे किया है। सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस यूज करके ये सारा फेनोमेना स्टडी किया। और फ्रॉनहोफर ने ये दोनों डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया, वेरी लार्ज कर दिया। यहाँ से जब भी वेव फ्रंट पहुंचता है तो सारा फेनोमेना इस स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न बनता है उन्होंने इस पे स्टडी किया। और फ्रॉनहोफर के केस में ये डिस्टेंस वेरी लार्ज और इनफाइनाइट, दिस डिस्टेंस आल्सो वेरी लार्ज और इनफाइनाइट। ये स्लिट है और ये स्क्रीन है। ये बेसिक डिफरेंस है कि फ्रॉनहोफर ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो फाइनाइट डिस्टेंसेस को यूज करके किए, ये फ्रेस्नेल ने। और फ्रॉनहोफर ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट, स्लिट एंड स्क्रीन, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा रखते। फॉर एग्जाम्पल सोर्स अगर सन हो और हम लोग अर्थ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिस स्लिट से लाइट को पास करा रहे हैं वहां से काफी दूरी पे फिर स्क्रीन लगा रहे हैं, तो ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का पार्ट हो। ओपनिंग रखते हैं, जब सोर्स से लाइट रे पास होता है और बोर्ड का ओपनिंग को छोटा कर दिया जाता है, तभी हम लोग को ये फेनोमेना नजर आता है। जो स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज दिखता है वो सडनली फ्लेयर्स आउट और वो ब्लड इमेज हो जाता है, और बीच का पोर्शन ब्राइट पोर्शन दिखने लगता है, जिसको कि हम लोग सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं। तो आपको पढ़ना है कि ये सेंट्रल मैक्सिमम का क्या रेडियस होता है, या फर्स्ट मिनिमम जो बना उसकी क्या एंगुलर विड्थ होती है, इस पे क्वेश्चन सवाल। हाउ इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन वेरीज, उसके लिए जो कैलकुलेशन है अभी हम लोग उसको करेंगे। स्लिट विड्थ डी इज वेरी स्मॉल, लेकिन उसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं ताकि क्या हो रहा है वो समझ में आए। S1 एक सोर्स है, यहाँ से लाइट तो हर एक डायरेक्शन में जाएगा ना, स्क्रीन के हर हिस्से पे जाएगा लाइट। S1 से लाइट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। जितने भी सोर्स हैं सारे सोर्स लाइट स्क्रीन पे हर जगह भेजेंगे। तो वी विल कंसिडर ओनली स्पेसिफिक लाइट जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ से जा रहा है, थीटा एंगल पे। S1 से भी थीटा एंगल पे, S2 पे भी थीटा एंगल पे, इससे भी थीटा एंगल पे, हर एक सेकेंडरी सोर्स से जो थीटा एंगल पे लाइट वेव्स जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। जब स्क्रीन तक जाते जाते दे विल इंटरफियर, और इंटरफेरेंस होने के बाद स्क्रीन पे वेरिएबल इंटेंसिटी का रिजल्ट हमें मिलता है। अलग अलग पॉइंट्स पे इंटेंसिटी वेरी करने लगती है। यहाँ तो समझ में आ गया, अगर 4 सोर्स है तो 3D आ रहा है, 6 सोर्स है तो 5D आ रहा है, तो n सोर्स है तो n-1D आ गया। तो व्हेन n विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, n की संख्या अगर काफी ज्यादा मानेंगे हजारों में, तो b को अप्रोक्सीमेटली हम लोग n इंटू डी लिख सकते हैं। तो जहां पे इस अप्रोक्सीमेशन की जरूरत होगी इसका इस्तेमाल करेंगे, b इक्वल्स एन डी। प्रिंसिपल में तो यही बताया गया है कि किसी भी पॉइंट पे इफ n नंबर ऑफ वेव्स आर अराइविंग, सबका इफेक्ट अलग अलग होगा और सबका आप वेक्टर समझ लीजिए। तो वही हम लोग कर रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P के लिए समेशन ऑफ y1 टू yn, सारे वेव्स को कंसिडर करना है। फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, यहाँ nth का लिख रहे हैं, a sin ओमेगा t माइनस, ये देखिए एक कम है, ये थर्ड में 2 है, फोर्थ में 3 है, तो nth के लिए n-1 हो जाएगा, n-1 sin। इसमें a कॉमन आ जाएगा, तो a को जब कॉमन ले लिए तो ये sin ओमेगा t प्लस sin ओमेगा t माइनस फाई नॉट, sin ओमेगा t माइनस 2 फाई नॉट एंड
ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 फाइनल। फाइनल जो एम्पलीट्यूड आ रहा है सबको सॉल्व करने के बाद, दिस इज द समेशन फाइनल एम्पलीट्यूड। इसको कंपेयर किया तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट। ये फाइनल एम्पलीट्यूड हो गया। फाइनल एम्पलीट्यूड को मैंने इतना लिखा, आई नॉट को तो इसके जगह पे आई नॉट लिख दिया मैंने ये, और बीटा इसकी जगह पे लिखा गया है n फाइ नॉट बाई 2। तो बीटा इज n फाइ नॉट बाई 2, n बाई 2। फाइ नॉट का वैल्यू यहां से लिए, तो n इंटू डी पाई साइन थीटा बाई लैम्डा। n इंटू डी को हम लोग b लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज बीटा इंटू लैम्डा इक्वल पाई b साइन थीटा, या बीटा ही लिखिए। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि बीटा कितना है, देयरफॉर बीटा इक्वल्स पाई b साइन थीटा पाई लैम्डा। तो बुक्स में आपको ये फार्मूला दिया हुआ है। दिस सोर्स आई नॉट सोर्स इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये कैसे सेंट्रल मैक्सिमम का इंटेंसिटी है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बुक्स में डायरेक्टली ये फार्मूला दिया हुआ है। आप अगर ये समझ गए तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया फार्मूला। और ये आई नॉट क्या है, के ए स्क्वायर एन स्क्वायर, के वाज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वहां से आया ये। और एन क्या है, जितने नंबर्स में हम लोगों ने इस स्लिट को बांटे वो है एन। जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे कि सेंटर में जो, इसके सेंटर में जो सर्किल जो बनता है, सेंटर में हाईली ब्राइट पोर्शन होता है, और ये लाइंस जो है ये सब मिनिमम को बताते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो व्हेन बीटा टेंडिंग टू 0 वी आर गेटिंग सेंट्रल मैक्सिमम इसका। और अब जो बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर मिनिमम बात कर रहे हैं। कंडीशन फॉर मिनिमम क्या कंडीशन होगी? तो कंडीशन फॉर मिनिमम में समझ में आ गया आपको, इंटेंसिटी 0 करना था। इंटेंसिटी 0 करने के लिए ही बीटा का वैल्यू m पाई रखा गया, तो इंटेंसिटी 0 हो गई। और b साइन थीटा इक्वल सेम लैम्डा, कंडीशन आ गया। ये सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं फर्स्ट मिनिमम के पोजीशन के लिए। जो इसका विड्थ है इसी बीच में, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगुलर विड्थ हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा विड्थ हुआ सेंट्रल मैक्सिमम का जो बीच में। तो यहाँ से साइन थीटा 1 की वैल्यू आ गई लैम्डा बाई बी। सो थीटा 1 इज साइन इनवर्स लैम्डा बाई बी। इसी को हम लोग एंगुलर विड्थ कहेंगे W। यहाँ से यहाँ तक इसको मैं लिख रहा हूँ W। सो सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ हो जाएगा 2 टाइम्स थीटा 1, दैट इज 2 इंटू साइन इनवर्स lambda by b. This formula also you have to remember. What is the angular width of the central maximum or angular position of the first minimum? इस एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम जो यहाँ पे है, ये जो W हम लोग बात कर रहे हैं, ये यहाँ से जो ये डायग्राम दिख रहा है ऐसा समझिए आप। दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 1, तो ये 2 थीटा 1 हो गया। तुम लोग लिख सकते हैं कि 2 थीटा 1 इज W अपॉन F। दिस इज टोटल एंगल इज 2 थीटा 1, और ये विड्थ हो गया W, और ये डिस्टेंस हो गया ये। तो यहाँ से विड्थ का फॉर्मूला अगर लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 थीटा 1 इंटू F आ जाएगा, ऐसा हो जाता है फॉर्मूला। और थीटा 1 का वैल्यू यहाँ से आएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स लैम्डा बाई बी इंटू F, because this angle is also very small। ये जो एंगल है थीटा 1, ये that is also very small, तो साइन इनवर्स लगाने का जरूरत नहीं है। आप अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लैम्डा बाई बी
into F. Now this is the formula. 2 lambda by B into F. इस स्मॉल सर्कुलर अपर्चर का ये जो डायमीटर है यही है B, ये जो मैंने दिखाया है, दिस इज B, जो यहाँ पे हम लोग B यूज कर रहे हैं। स्लिट विड्थ के लिए B यूज होता था। जब सर्कुलर अपर्चर यूज करते हैं तो इसका जो डायमीटर है वही स्लिट का विड्थ का काम करेगा। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालना होगा तो यहाँ से देखिए, ये जो एंगल है यही एंगल θ1 का काम करेगा। अब θ1 क्या हो जाएगा, इसका रेडियस बाय दिस डिस्टेंस, ये चेंजेस आएगा इसमें। आर का स्पेशल नाम है, जो सेंट्रल मैक्सिमा का रेडियस है, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और इसका एक और स्पेशल नाम है, और सेंट्रल मैक्सिमा और एयरी डिस्क के नाम से जानते हैं। एयरी डिस्क, रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और रेडियस ऑफ एयरी डिस्क, इसका दो नाम है। सेंट्रल मैक्सिमा का रेडियस बोले या क्वेश्चन में कई बार एयरी डिस्क रहता है, तो दोनों नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें एक फॉर्मूला है इस θ1 के लिए, θ1 इक्वल्स 1.22, इसका डेरिवेशन नहीं आपको पढ़ना है, सीधा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा अपॉन बी के बराबर हो। जो θ1 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स लैम्डा बाई बी, इसी की वैल्यू अगर सर्कुलर अपर्चर लेते हैं तो θ1 की वैल्यू होती है 1.22 लैम्डा अपॉन बी। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेम्बर डायरेक्टली, इसका प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है कि कहाँ से आए। रेडियस ऑफ द फर्स्ट डार्क रिंग, θ1 इक्वल्स आर, यहाँ से यहाँ तक आर हो गया और ये डिस्टेंस हो गया कैपिटल डी, तो आर हो जाएगा θ1 इंटू डी। देयरफॉर R equals 1.22 lambda by B into D. This is the formula. यहाँ तक आपको याद रखना है।